जिन्होंने लास्ट ईयर जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 48 स्कोर किया है और ये सब उन्होंने किया है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। मुझे जॉब की तैयारी करनी चाहिए। तो मेरी एक ऑनलाइन फ्रेंड थी प्रियल, वाईक्यूज ने आपको कितना हेल्प किया इन द प्रिपरेशन? और उसमें भी चांसेस थोड़े कम होंगे। ठीक है, फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब करी? मतलब अपने एएफओ के एग्जाम के बाद ही? मैंने एटलीस्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज देखे थे। ऐसा लग रहा था कि मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए लास्ट मंथ में। तो आप सिर्फ 3 घंटा सोते थे बीच में? कौन कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करा और कौन कौन से रिसोर्सेज को आपने फॉलो करा फॉर द एग्जाम? ये भी डाउट होता है कि क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए या फिर हमें बुक से डायरेक्टली पढ़ना चाहिए। कैसे आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा रिगार्डिंग द एग्जाम? फिर आपने अपना सिलेबस एग्जाम से कितना टाइम पहले कंप्लीट कर लिया था और आपने उसे कितनी बार रिवाइज किया? हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एग्री कोचिंग चंडीगढ़। माय नेम इज पल्लवी राणा और आज है हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने लास्ट ईयर जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 48 स्कोर किया है और कैटेगरी रैंक 17 आया है उनका, एंड ही हैज स्कोर्ड मार्क्स ऑफ 230 मार्क्स। और ये सब उन्होंने किया है अपने पहले ही अटेम्प्ट में, इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, एंड दैट टू इन अ वेरी लिमिटेड टाइम, दैट इज अराउंड 6 मंथ्स ओनली। 6 महीने पहले एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट किया और 6 महीने में एग्जाम को क्रैक भी किया है। तो आज हम इनसे ही जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, किस तरह से एग्जाम को अप्रोच किया है और कैसे इनकी स्ट्रैटेजी आपको भी हेल्प कर सकती है। हेलो आदर्श, हाउ आर यू? ऑल गुड मैम, थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम गुड। ठीक है आदर्श, तो आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। My name is Adarsh Jaiswal, and I belongs to a farmer family, and I did my graduation from IGKV Raipur, Chhattisgarh, and and JRF Horticulture. I got All India rank 48, and currently I am pursuing my masters in Punjab Agriculture University in vegetable science. ठीक है, तो आप कहाँ से हैं वैसे आदर्श? फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग? मैम अंबिकापुर से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से? अच्छा, छत्तीसगढ़ से पंजाब तो काफी दूर आए हैं फिर आप, है ना? कैसा लग रहा है यस मैम, पंजाब? अच्छा लग रहा है मैम। ये अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। यहाँ नाइस। का कल्चर अलग है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। यहाँ की मतलब भी क्लासेस भी हैं और डिफरेंट हैं। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, फिर आप पंजाबी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं? यहाँ पे तो मतलब मेनली लोग पंजाबी बोलते होंगे। यस मैम, वो मतलब एक पर्टिकुलर लोकली अडॉप्ट में बोलते हैं ना, तो वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है अटेंडेंस में। अगर बेसिकली जनरल तो समझ में आ जाती है थोड़ी अच्छा, थोड़ी। जनरल समझ और आती है। हाँ, और बोलने में डिफिकल्ट होता है, बोल नहीं पाते अभी हाँ, तक। बोलने की आदत नहीं है ना आपको, तो फिर वो बोलने में यस, डिफिकल्ट जरूर होगी। हाँ, तो आपने कुछ सीखा पंजाबी में बोलना? किवें हो तुसी, की कर रहे हो यस तुसी? मैम। हाँ, और इतना दसो सीख की लिया? हाल है। हाँ। की हाल है? अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इनफैक्ट आपने टर्बन भी पहनी हुई है और आपने उसके हिसाब से बियर्ड भी रखे। वेरी नाइस कि आप जिस यस, एरिया में गए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अडाप्ट हो रहे हैं। वेरी नाइस टू सी दैट। थैंक यू मैम। ठीक है, तो फिर हम जेआरएफ पर आते हैं अब। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कैसे सोचा कि आपको जेआरएफ का प्रिपेयर करना है, आपने मास्टर्स करनी है और आपने जॉब नहीं करनी है? तो उसके पीछे क्या आपकी स्टोरी है और कैसे आप इस लाइन में आए? मैम, व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, तो उस टाइम पे हमारा जो सेमेस्टर ब्रेक हुआ था सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर फर्स्ट सेम में। तो उस टाइम पे मैंने सोचा मुझे जॉब की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने थर्ड ईयर फर्स्ट सेम में IBPS AFO का क्रैश कोर्स ACC का लिया हुआ था। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट भी कर दिया था IBPS AFO का पढ़ने के लिए। मार्च अप्रैल में पढ़ा। फिर उस टाइम पे क्या हुआ, हमारा एजुकेशनल टूर आया। तो वो अच्छा। लॉन्ग डेज थोड़ा एक ब्रेक आ गया स्टडीज में। ऑल्दो मैं बहुत अच्छा पढ़ भी रहा था, रीजनिंग वगैरह ऋषिका मैम पढ़ाती थी, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती थी। उनसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, रीजनिंग में काफ़ी अच्छा लगने लगा था। फिर एक और नाबार्ड का भी थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने। वो अच्छा। निखिल तांडे सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो मैं रेगुलर उनकी लाइव क्लासेस भी अटेंड करता था। बट जो एजुकेशनल टूर के बाद थोड़ा टाइम हुआ तो उसमें थोड़ी गैप आ गई, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हुई, तो उसके बाद से फ्लो टूट गया। देन आई अपीयर्ड इन IBPS AFO इन 2024। 9 सितंबर को एग्ज़ाम थी। तो उसमें मैं क्वांट तो मैंने पढ़ा नहीं था अच्छे से, तो मैं क्वांट में 0 मार्क्स आए थे। और ऐसे रीजनिंग और इंग्लिश मिला के 16 या 17 मार्क्स आए हुए थे। अच्छा। तो अच्छा। उसमें मैं फेल्ड हो गया था बहुत बुरी तरीके से। फिर इट्स ओके। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि अब
अप्रोक्स मुझे 1 ईयर अपना कंप्लीटली देना पड़ेगा जॉब के लिए, और हम्म। उसमें भी चांसेस थोड़े कम होंगे, बट अगर मैं टाइम देता अच्छे से तो हो जाते हैं। फिर मुझे लगा कि अभी मुझे थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए, मुझे मास्टर्स करनी चाहिए। अब ऐसे टेक्निकल नॉलेज जितना हम बेसिक एजी में पढ़ते हैं, थोड़ी टेक्निकल नॉलेज फील्ड में जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को जितना नॉलेज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा मुझे भी थोड़ी कम नॉलेज है, तो मुझे और मास्टरी अपने अपने स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मास्टर्स करूंगा, और इसके लिए मुझे हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड अच्छा लगता था। जैसे मैम हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, जैसे वेजिटेबल क्रॉप होते हैं, वो थोड़े इजिली ग्रो हो जाते हैं, और 40 to 50 डेज में इनकम हम्म, आना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल लगा हाँ। कि वेजिटेबल में थोड़ा ज़्यादा स्कोप है, तो मैंने सोचा कि मुझे हॉर्टिकल्चर जेआरएफ की प्रिपरेशन करके मास्टर्स करनी है। और मैम इसमें ऑल्दो स्कॉलरशिप मिलती है, तो उससे भी हेल्प हो जाएगा काफ़ी अच्छा। तो बिल्कुल। एक बेटर ऑप्शन मुझे लगा, तो इसलिए मैम मैंने फिर वेजिटेबल साइंस चूज़ किया। ठीक है, फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब करी, मतलब अपने एएफओ के एग्जाम के बाद ही? यस मैम, सितंबर मैम, अक्टूबर नवंबर दीपावली के बाद से थोड़ा डिसाइड चल रहा था कि क्या जॉब करनी चाहिए, मास्टर करनी चाहिए। तो मैंने दिसंबर एंड तक में डिसाइड कर लिया कि हॉर्टिकल्चर करना है। देन मैं जनवरी 2025 से लग गया कि मुझे जेआरएफ हॉर्टिकल्चर से ही करना है। तो मैंने उसके रिगार्डिंग जो कंटेंट्स वगैरह थे वो खोजना स्टार्ट किया, लाइक बुक लिस्ट क्या करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो यूट्यूब वीडियो से और कुछ कुछ देख के आइडिया लग गया कि ऐसे फॉलो करना चाहिए। जो टॉपर्स की वीडियो थे और भी, वही देख देख के थोड़ा आइडिया, बेसिक आइडिया हो गया कि ये बुक लिस्ट मेजर है, उनको फॉलो करना चाहिए। तो मैंने जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और बीच में और भी थोड़े अप एंड डाउन चले। तो लाइक जैसे नवरात्रि वगैरह आ जाते तो घर में कुछ काम हो जाते थे, तो ब्रेक भी आ जाता था, 10 डेज तक ऐसा हो जाता था कि नहीं भी पढ़ पाते थे। तो उसके बाद अच्छा। फिर से उस फ्लो में वापस जाना, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, बट हो गया। अब मेरे फ्रेंड सर्कल्स काफ़ी अच्छे थे, मेरे दोस्त आसपास का जो इन्वायरमेंट था वो भी काफ़ी अच्छा था, सारे दोस्त सब बहुत अच्छे से हेल्प करते थे, काफ़ी सपोर्टिव थे। जैसे डिमोटिवेट फील हो रहा है, तो मेरी एक ऑनलाइन फ्रेंड थी प्रियल, उससे मैंने लास्ट मंथ कांटेक्ट हुआ था, वो राजस्थान से थी। तो अच्छा। उस मंथ में ऐसा लग रहा था कि मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए लास्ट मंथ में, बट अच्छा। वो मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट करती थी कि तू कर लेगा, हो जाएगा। और मतलब ऑल्दो हमें जब पढ़ना चाहिए तो हम चैट्स में लगे होते थे कि नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा, तो वो बहुत हेल्प करती थी। तो उसकी वजह से भी मैंने एग्जाम दिया, और आज मैं यहाँ हूँ पंजाब में। वेरी नाइस। अच्छा, फिर आप बताओ, फिर आपका डेली रूटीन किस तरह का होता था? व्हाट वाज द मैम डेली रूटीन, क्या मेरा आपने फॉलो किया? मैम मेरा डे शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक था। वो तो जैसे लाइक हमारा ईएलपी भी चल रहा था उस टाइम पे, अच्छा। तो थोड़ा लाइक मई में एंड हो गया था ईएलपी। और उससे पहले का जो टाइम होता था, मतलब दिन में कभी कभी क्लासेस होती थी, और कुछ जैसे हमारा जो ईएलपी था मशरूम प्रोडक्शन और हनी बी पे था, तो उसके रिगार्डिंग थोड़े काम होते थे, तो दिन में थोड़ा टाइम उधर चला जाता था। बाकी जो इवनिंग का टाइम होता था उसमें मैं लाइब्रेरी जाया करता था। लाइब्रेरी में मैम जैसे कि हम अराउंड 3 to 4 5 पे चले जाते थे। मेरा एक दोस्त था योगेंद्र वर्मा, उसके साथ में जाया करता था लाइब्रेरी, तो उसको भी वहाँ पे साथ में पढ़ा करते थे। देन हम 8 बजे वहाँ से वापस आते थे खाना खाने। देन उसके बाद वहाँ पे 8 बजे जब खाना खाने हम आते थे, तो हम जो भी कुछ पढ़े होते थे वो उसके लिए हमें रिवाइज का कंटेंट नहीं होता था, हम मतलब चीटिंग भी नहीं कर पाते थे कि टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो हम उनको वापस देख लें, ऐसा मौका नहीं मिलता था। तो दिमाग से थोड़ा लगा के इजिली वहाँ पे ऑनेस्टली टेस्ट दे देते हम। ठीक है, फिर ठीक, उसके ओह बाद का नाइस। टाइम क्या होता था मैम, इसके बाद मुझे दिन में थोड़ा कम टाइम मिलता था, तो मैं ऐसा था कि नाइट में वहाँ लाइब्रेरी फिर से जाया करता था, और 10 to 5 मतलब रात में पूरी 10 to 5 बैठ ही जाता था। और अच्छा। इस बीच में मैं अपने मॉक्स वगैरह लगाता था, टेस्ट जितने होते थे, और जो भी पीआईक्यूज एनालिसिस वगैरह करने होती थी वो सारे करता था। और फिर 5 to 8 की स्लीप होती थी मेरी। देन फिर वापस से कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती थी मैम। तो आप तो सिर्फ मतलब 3 घंटा सोते थे बीच में? यस मैम, और बाकी डे टाइम पे जैसे लाइब्रेरी में गया उस टाइम पे सो गया कभी कभी थोड़ा बहुत। बाकी मोस्टली 3 आवर्स ही, मैं जो लास्टली 3 मंथ्स थे उसमें 3 आवर्स ही सोता था। अच्छा, लास्ट के 3 मंथ्स में मतलब आपने इस तरह का शेड्यूल फॉलो करा जिसमें आपको 3 आवर्स की स्लीप मिलती थी? यस मैम। अच्छा, तो मतलब मेनली आपका नाइट वाला उसमें रूटीन था, क्योंकि दिन में आपको काम करना है, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली फिर आप यस मतलब मैम, नाइट में हाँ दिन मैनेज में टाइम करते थे? नहीं मिल पाता था, कुछ ना नहीं कुछ काम मिलता। होते। ठीक है, तो यस इसका मतलब आप पर डे कितने आवर्स निकाल पाते थे पढ़ने के लिए? मैम, जैसे इफेक्टिव आवर्स देखें तो 4 to 5 आवर्स मिल जाते थे नाइट के। अच्छा। जो ये 12 to 5 वाला होता था ना, ये टाइम मेरा अच्छा से होता था, और इस टाइम पे अच्छे से पढ़ता था मैं। वेरी नाइस। तो मतलब आप पूरा मतलब दिन कॉलेज में रह के ईएलपी में रावे के बाद स्टिल आप थकने के बावजूद भी स्टिल आप 4 to 5 आवर्स निकाल रहे हो, वो भी रात के टाइम में जब हम मेनली ऑलमोस्ट थक जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, हम तो बहुत टायर्ड है, बट स्टिल आपने उस टाइम पे टाइम निकाला है ना? हाँ, उसका ही रिजल्ट आपको मिल रहा है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर आप जेआरएफ को क्रैक कर पाए विद अ वेरी गुड रैंक एज वेल। ठीक है, फिर आप ये बताओ कि आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करा और कौन कौन से रिसोर्सेज को आपने फॉलो करा फॉर द एग्जाम?
मैम सबसे पहले जो मैंने बुक लिस्ट में स्टार्ट किया था वो था हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। वो लाइक एक बेस बुक है अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर इज मस्ट। वहाँ से कॉन्सेप्ट की काफ़ी डेप्थ नॉलेज मिलती है। एंड हम्म। लाइक अगर बेसिक ऑफ हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह की एक बुक है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, वहाँ से भी कुछ कुछ मैंने पढ़ा था। और दूसरी जो एक मोटी बुक आती है वो है एसेंस की। वो देखने में बड़ी लगती है, तो मेरे पास जैसे बुक्स थोड़ी महंगी भी आती हैं, और जैसे हैंडबुक का है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 1,000 की बुक्स हैं, तो वो थोड़ी हाँ। महंगी आती है। तो मैंने पीडीएफ उनका कहीं से मुझे मिल गया था, तो मैंने अच्छा। पीडीएफ प्रिंट आउट करा लिया था। वो मुझे अप्रोक्स 300 तक में हो भी गया था मेरा। तो उससे पीडीएफ में पढ़ने में वो कम 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 भी लगता था, वॉल्यूम हाँ, जैसे देखने में ज़्यादा नहीं लगता था। ज्यादा नहीं और फिर लगता था। उससे मैं पढ़ता था। और जैसे एक फर्स्ट हैंडबुक हो गई, दूसरी एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, थर्ड जो थी वो ग्लोस्टस है। ग्लोस्टस में काफ़ी अच्छे में छोटे डिटेलिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते थे। और हाँ। लास्टली मैं इंस्टेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर भी पढ़ता था। और फिर मैम जैसे हमारा जो जेआरएफ का सिलेबस है वो जनरल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दो सेक्शन में डिवाइडेड है। तो इसमें मैं जनरल हॉर्टिकल्चर के लिए निमराज सुंदर को फॉलो करता था। और हॉर्टिकल्चर का ये थ्री थ्री फोर तो हो गई, ये हैंडबुक हो गई, एसेंस हो गई, और फिर ग्लॉस्टस। और इसके बाद जैसे वेजिटेबल साइंस के लिए कंपाइल्ड वेजिटेबल साइंस, और फ्रूट साइंस के लिए रेड्डी रॉकनर की बुक है, और फ्लोरिकल्चर सेक्शन के लिए फ्लोरिकल्चर एट ए ग्लांस बाय देसराज। और एक इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव बुक्स भी थी, वो थी भरत सिंह हड्डा। और जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म के मैंने टेस्ट सीरीज फॉलो किए थे, वो सारे बहुत हेल्प किए मुझे लास्ट में। टेस्ट सीरीज मैंने किसी का मिस नहीं किया था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज मेरे पास थे। नाइस। हाँ, टेस्ट सीरीज भी आपके पास काफी ज्यादा हेल्प करती हैं इन चीजों को, मतलब, है ना। हाँ, तो उसमें हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं उतना ज्यादा हमें क्लैरिटी आती है कि कहाँ हमारे पास डाउट है और कौन सी चीज को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हमारे पास होती है टेस्ट सीरीज। ठीक है, फिर आप बताओ, है ना, आपने पीवाईक्यू का एनालाइज किया होगा, और पीवाईक्यूज ने आपको कितना हेल्प किया इन द प्रिपरेशन? यस मैम, पीवाईक्यूज अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो बेस ही है। मैंने एटलीस्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज देखे थे कि किस तरह का ट्रेंड चला आ रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किन टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, और कितने डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है। उनका आइडिया मुझे अच्छे से हो गया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसे अभी 2021 के बाद से क्या हुआ था कि स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन इस टाइप के क्वेश्चंस का वेटेज भी बढ़ने लगा था। इंक्रीज हो तो गया। इसलिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज्यादा चाहिए था इन क्वेश्चंस को हैंडल हम्म। करने के लिए। इससे पहले क्या होता था कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, तो वो तो 4 ऑप्शन देख के मतलब विद इन 20 to 30 सेकंड आइडिया लग जाता था कि ये होगा इसका आंसर। बट नाउ अब क्वेश्चन ऐसे अपीयर हो रहे हैं जिनमें हमको थोड़ा टाइम देके उनको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट अरेंज करने वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग, थोड़े लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे ट्रेंड को पता करने के लिए हमें पीआईक्यूज एनालिसिस मस्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब पीवाईक्यूज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो पीवाईक्यूज आपने कब करे? अपनी तैयारी को स्टार्ट करने से पहले, या बीच जैसे में आपने करे रिवीजन के टाइम पे, एट विच टाइम? मैम जैसे जनवरी मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने उस टाइम पे लिखना फर्स्ट ईयर, फर्स्ट जनवरी में स्टार्ट किया, जनवरी 2025 में। फर्स्ट वैसे लास्ट पेपर देख लिया लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो जैसे पता लगा कि उसमें एक क्वेश्चन बहुत आउटर टाइप का आया हुआ था, वो फ्लोरिकल्चर एट ए ग्लांस से डायरेक्ट क्वेश्चन था। एक कुछ अशोक अशोक ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था 2024 अच्छा। का। तो उस बुक को देख के लगा कि हाँ ये बुक तो पढ़नी चाहिए फिर, कि जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उससे। और फिर उसके बाद बीच बीच में मैं पीआईक्यूज को सॉल्व कर ही लेता था जब फिर ऐसे फ्री टाइम मिला। तो जैसे एप्लीकेशंस वगैरह कुछ थी जहाँ पे फ्री टेस्ट मिलते थे, वहाँ से भी मैंने काफ़ी अटेंड कर लेता था। और टेलीग्राम पे भी काफ़ी फ्री क्विजेस चलती हैं, वहाँ से भी काफ़ी हेल्प हो जाता था। तो उनमें टेलीग्राम पे जो क्विजेस होती हैं उसमें भी कुछ पीआईक्यूज के क्वेश्चन डले होते थे। तो हम्म। पीआईक्यूज तो प्रिपरेशन के दौरान मैं कभी कभी देख ही लेता था कि ये क्वेश्चन कब क्या आया था, किस टॉपिक से आया था। मतलब मार्च अप्रैल तक मैंने सारे पीआईक्यूज कर लिए थे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ फिर, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ठीक है, तीनों में सबसे टफ कौन सा आपको लगा कि आपके लिए सबसे मुश्किल था, आपको प्रिपेयर करने में सबसे परेशान किया उसने? मैम फ्लोरिकल्चर्स मैम सबसे ज्यादा, क्योंकि अच्छा। उसके हाँ। जो साइंटिफिक नेम है ना वो थोड़े रिलेटेड नहीं होते थे। वो तो हमारा थोड़ा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, तो हम थोड़ा डिस्कशन करके पढ़ते थे, तो कुछ कुछ नाम याद हो जाती थी। हम तो जैसे वेराइटीज के लिए क्या ऑल्दो हम अप्रोच होनी कभी चाहिए बच्चों की? पढ़ना कम पढ़ाना ज्यादा होता था, ऐसा होता था हाँ। हमारे। जैसे फ्रेंड्स थे मेरे, शिवांगी, रितांजलि, स्वाति और गौरव, योगेंद्र, ये सब अच्छे दोस्त थे मेरे काफी। और हितेश सबसे अच्छा दोस्त था मेरा, वो भी, उसके साथ भी काफी डिस्कशन होती थी। मैं शाम में जैसे डिनर करने के बाद उसके पास बैठा करता था, उसके पास डिस्कस करता था यार तूने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा। फिर वो काफी क्वेश्चंस मेरे से पूछता था। उसे उसे एक बार में चीजें याद हो जाती थी, मुझे नहीं होती थी। तो अच्छा। वो हाँ, मुझे ऐसे भी दोस्त बहुत होते ज्यादा, हैं, हाँ, बिल्कुल। हाँ। ऐसा लगता था, इंफीरियर महसूस होता था कि यार इसको याद हो जा रहा है वन टाइम में, मुझे नहीं हो पा रहा है। हाँ। 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 तो वो काफी हेल्प करता था, वो भी मुझे बताता है यहाँ से पढ़ ऐसे पढ़।
ठीक है, इसका मतलब फ्लोरिकल्चर आपको डिफिकल्ट लगा। अच्छा, वेराइटीज के बारे में कुछ बताओ बच्चों को। बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि फ्रूट की वेराइटीज हैं, वेजिटेबल की वेराइटीज हैं। वेजिटेबल की वेराइटीज आपको इजीली याद हो गई थी और फ्लोरिकल्चर की वेराइटीज एज वेल। तो वेराइटीज के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए बच्चों की? मैम फ्लोरिकल्चर के लिए अभी जैसे आपने एक रिसेंटली वीडियो डाला था कार से रिलेट कर करके वैरायटीज बताती थी बुलेरो वगैरह की, तो वैसे ही हम भी ऐसे रिलेट करके क्या ट्रिक बना के याद करा करते थे। तो जैसे वेजिटेबल्स की भी वैरायटी हो गई, तो उनको किसी याद दो किसी फ्रेंड के नाम की कि तू इस वैरायटी जैसा दिखता है, या हाँ। तुझे ऐसा वैरायटी अच्छा लगे, ये खाना चाहिए, ये वैरायटी अभी न्यू आई है। ऐसे डिस्कशन से ही वैरायटीज याद होती हैं, और ट्रिक बनाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैरायटीज ही सबसे ज्यादा परेशान करती हैं वेराइटीज इसमें ही तो। परेशान करते हैं, हाँ, हाँ। तो डिस्कशन से ही वो चीजें याद होंगी। हाँ, जितना ज्यादा हम उनको बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, आपस में बात करते हैं, हम्म। उतना ज्यादा ही हमारा पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है। तो उतने ही फिर हम उसको याद कर पाते हैं ना। यस मैम। अच्छा, ठीक है, वैरायटीज के बारे में हो गया, चलो। ठीक है, फिर एग्जाम डे के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि कैसे आप एग्जाम डे पे पेपर को अप्रोच करेंगे और कैसे आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे? उस टाइम पे क्या माइंडसेट था आपका? मैम एग्जाम से जैसे मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक था, ये जो मई जून वाला पीरियड था, 3 जुलाई को एग्जाम था। तो मैंने सोचा कि जैसे मैं नाइट में सो नहीं पाता था, नींद भी नहीं आती थी, इस वजह से मैं पढ़ लिया करता था। और फिर ऐसा था 1 जुलाई की जो नाइट थी, मैंने सोचा मैं इस नाइट सोऊंगा नहीं, 2 जुलाई को अच्छे से सो जाऊंगा। तो अच्छा। 1 जुलाई को मैंने दिन और रात नहीं सोया, ठीक है। फिर जो 2 जुलाई जो था वो मेरा ट्रैवल था, मेरा सेंटर जो था वो बिलासपुर में था, वो 300 किलोमीटर दूर था, तो 8 to 10 आवर्स की ट्रेन जर्नी थी। तो मैं सोचा ट्रेन में आराम से मैं सो जाऊंगा। बट ट्रेन में मैंने क्या किया था कि जैसे मैं जो जो भी नोट्स लिख के रखे थे अभी तक के, उसका एक पीडीएफ बना लिया था 100 पेज का। फिर उसके बाद मैं उसी को ट्रेन में बैठे हुए देखते देखते जा रहा था। बट मुझे स्टिल उस नाइट 2 जुलाई को भी नींद नहीं आई। और फिर वो मुझे ज्यादा परेशानी में हुआ कि मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस में भी चला गया था, फिर फीवर भी आ गया था मुझे। तो मेरा माइंड फीवर में नहीं गया था, बस एग्जाम अच्छे से देना है करके था। तो फिर 5 AM पे थोड़ी स्लीप आ गई थी, फिर 6 AM पे खुल गई। फिर उसके बाद वो भी थोड़ा एक 1 आवर का स्लीप बहुत इनफ था मेरे लिए, बहुत अच्छा था कि आ गया था नींद। फिर उसके बाद हम फ्रेशन अप हुए और एग्जाम हॉल के लिए गए। तो वहाँ पे माइंडसेट ऐसा था कि क्वेश्चंस जो अच्छे से आते हैं पहले उनको करने हैं सारे। लाइक जो क्वेश्चन मैं फोर श्योर हूँ उनको सबसे पहले करता था, और लाइक जिस क्वेश्चन में मैं 50-50 डाउट में होता था कि इसका सेकंड ईयर बी ऑप्शन होता था, उन क्वेश्चंस को मैं बुक मार्क कर लेता था। और उसको मैंने फिर उसके लिए लास्ट में जैसे सारे क्वेश्चन जब हो जाते थे, उसके बाद मैं उन बुक मार्क क्वेश्चन को जाके देखता था। और फिर उसमें से भी मैं 50% को अटेम्प्ट करता, जिसमें मैं कि हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन ऐसा करके, ऐसे मैंने 107 समथिंग कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे ओवरऑल। वेरी नाइस अटेम्प्ट, आपने 107 अटेम्प्ट करे। हाँ, आपने एलिमिनेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल किया होगा कि अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, फिर आप 50-50 पर पहुंच रहे हो, तो आप उस केस में रिस्क लोगे, है ना। कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेना पड़ता है कि हाँ, थोड़ा सा आइडिया लगा के उसको अटेम्प्ट करते हैं, तभी हम इतना अटेम्प्ट कर पाते हैं पेपर में। तो मतलब आपने पेपर को एक फेज्ड मैनर में अटेम्प्ट किया। फेजेस में आपने पेपर को करा कि पहला फेज आपके पास आएगा, दूसरा फेज आपके पास आएगा। दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। एक अच्छी स्ट्रैटेजी हमारे पास होती है पेपर को अप्रोच करने के लिए। अब आपने नोट्स की बात करी है, तो मैं नोट्स के बारे में पूछती हूँ। बच्चों को ये भी डाउट होता है कि क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए या फिर हमें बुक से डायरेक्टली पढ़ना चाहिए। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी बच्चों के लिए? मैम मेरा जो वो टू पर्सन वेरी करता है कि उसे हम्म। कितना कैसा पढ़ना अच्छा लगता है। लाइक मुझे कुछ चीजें याद नहीं होती थी तुरंत, तो जो हैंडबुक इंपॉर्टेंट था उसके मैं नोट्स बना लिया करता था। और जब मैं जैसे टेस्ट दे रहा हूँ, मॉक्स दे रहा हूँ, तो उनमें जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे उनको मैं नोट डाउन करता था। जो सही हो गए तो वो तो याद हो जाती थी, याद बट है। जैसे जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो फिर से मिस्टेक ना हो करके मैं उसे नोट्स में अपने लिख लिया करता था। तो वो चीज़ों का रिवाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और मैम जैसे मैं स्मॉल टास्क फॉलो करता था, जैसे 1 to 2 डेज का टारगेट फिक्स होता था। जैसे कुछ क्रॉप्स कर ली, आज की कर ली और कल की कर ली, ऐसे 2 दिन 3 दिन के बस शेड्यूल बनाता था, बस उसे ज़्यादा लंबा नहीं। स्मॉल टास्क से काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलता था सिलेबस कवर करने के लिए। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो नोट्स आपने अपने, हाँ, हाँ, नोट्स आपने अपने अकॉर्डिंगली बनाए कि जो आपको सूटेबल लगा उसके हिसाब से आपने नोट्स को बनाया है। जो आपको टेस्ट में लगा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, या फिर आपका टॉपिक कोई गलत हो रहा है तो उसमें आपको लगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आपने है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपने किस चीज को फॉलो करा? मतलब कैसे आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा रिगार्डिंग द एग्जाम? क्योंकि आजकल जो अजर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको फैक्ट के साथ साथ उसका रीजन भी पता होना चाहिए, तभी आप उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो हाउ वाज दैट फॉर यू? मैम जैसे हम बीएससी एग्रीकल्चर में थोड़े बेसिक नॉलेज तो होती है हमें कोर्स के बारे में, और अगर बेसिक नहीं है तो उसके लिए सबसे बेस्ट हैंडबुक ही है। हैंडबुक से काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलता है।
और हैंडबुक के बाद जो एसेंस है, एसेंस में भी बहुत अच्छा। अभी जो क्वेश्चन ट्रेंड आ रहा है, जैसे जेनेटिक्स वाले पोर्शन, जीन वाले कुछ कुछ क्वेश्चन आप अब ज्यादा आने वाले दिखने हाँ। को मिल रहे हैं एग्जाम्स हम्म। में। तो इस टाइम पे जेनेटिक वाला पोर्शन में फोकस करना ज्यादा अच्छा रहेगा, कि उनके स्टेप्स कैसे होते हैं, क्या 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 फॉलो होता है, कैसे मास सिलेक्शन वगैरह सारे प्रोसेस होते हैं, उन सबको पढ़ना, एक बेसिक जनरल आइडिया होना चाहिए। तो वो क्वेश्चंस फिर थोड़े से पढ़ के, मतलब थोड़ा टाइम देके पढ़ना होता है, और सोचना वहाँ पे थिंक करना पड़ता है सर्जन की, कि हाँ इसका स्टेटमेंट ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम्म। वो सॉल्व करने में उतना हार्ड तो मुझे नहीं लगा। बट स्टेटमेंट बेस्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, दोनों फॉल्स सही गलत, उसमें कभी कभी होता था क्योंकि नॉलेज नहीं होते थे। और करंट अफेयर्स वगैरह से भी क्वेश्चन आते थे। हाँ, करंट तो अफेयर्स जैसे भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा। हम्म। यस मैम, जैसे हमारे 2025 में आया था कि रिनॉन हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट की इनकी यस, डेथ हुई हाँ थी। हाँ, यस। वो चड्ढा सर थे हमारे, तो हाँ उनकी हाँ, 23 मार्च को डेथ हुई थी। मैंने स्टेटस भी उनका लगाया था, तो मुझे बहुत अच्छे से वो डेट याद पता था। थी। हाँ, इस तरह से करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आपको अच्छा स्कोर भी दिला सकता है। अगर आप उसमें अवेयर होंगे तो आप उसमें अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको। यस। अच्छा हाँ। हाँ, फिर आप एक बात बताओ मुझे कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन में, ठीक है, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? मैम आई थिंक दोनों इम्पोर्टेंट है मैम, क्योंकि कंसिस्टेंसी कभी कभी तो ब्रेक हो सकती है, लेकिन जो ये डिमोटिवेटेड फील होता है, वो ऐसा लगता है कि मैं छोड़ दूं या तो मेरे लिए होना ही नहीं है, एकदम ऐसे थॉट्स आते हैं। उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास अच्छा दोस्त होना चाहिए। तो मेरा इन्वायरमेंट जो था बहुत अच्छे थे, मेरे आसपास के मेंटर्स जैसे अनुराग सर मुझे गाइड किया करते थे, बहुत अच्छे से वो बताते थे। वही मुझे बोले, लाइब्रेरी सजेस्ट किया कि तू लाइब्रेरी में जाके पढ़ा कर आराम से। वो मुझे बहुत अच्छे गाइड करते थे। तो मैम जब भी मुझे डिमोटिवेटेड फील होता था, तो मैं उनसे बात कर लिया करता था। और जो लास्ट मंथ में जो डाउनफॉल आ रही थी, उस टाइम पे तो प्रियल थी, काफी अच्छे से उसके साथ मेरी होती थी बातचीतें, तो वो भी मुझे काफी मोटिवेट करती थी। तो ठीक आई है। थिंक मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, मोटिवेशन इज, ठीक है, मोटिवेशन इज मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू, है ना? यस ठीक है, फिर आपने अपना सिलेबस एग्जाम से कितना टाइम पहले कंप्लीट कर लिया था और आपने उसे कितनी बार रिवाइज किया? मैम, सच बताऊं तो मेरा रिवीजन तो एक बार भी नहीं हुआ था। मैंने एक बार अच्छा। ही, हाँ, मई तक में एक बार सिलेबस हल्का सा कर पाया था, वो भी प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था। मतलब जून के एंड एंड आते में ही सिलेबस कवर हो पाया था एक बार। और जो मैंने नोट्स बनाए भी थे ना, मैं उनका रिवीजन करना चाहता था कि वीकली, ऐसा मैंने डे भी रखा होता था कि थर्ड डे 7th डे में मैं रिवाइज कर लूंगा। बट वो कभी ऐसा टाइम दे नहीं पाया, हो नहीं पाता था। मैं सिर्फ मॉक और टेस्ट में ही रह गया था कि टेस्ट देने हैं। जैसे मैं जब भी मॉक्स देता था ना, तो मॉक्स देने में मुझे 1 and 20 minutes 10 minutes ऐसे लगते थे। बट जब मैं हम्म। उन मॉक्स का एनालिसिस करता था, तो मुझे वहां पे ज्यादा टाइम, 2 hours लग जाते थे ऑलमोस्ट, हाँ, कि एनालिसिस विल टेक कहाँ टाइम। कहाँ गलती हुई। हम्म। यस मैम। अच्छा, इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं करा और आप आखिरी दिन तक पढ़ ही रहे थे ऑलमोस्ट, है ना? यस मैम, लास्ट में ट्रेन टाइम पे। तो गाइस, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिनका सिलेबस 3 महीने पहले कंप्लीट हो गया था, उन्होंने 3 बार रिवाइज करा। और ऐसे भी स्टूडेंट आपके सामने हैं, 6 महीने पहले तैयारी को स्टार्ट करा, 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा, जून तक सिलेबस करा और जुलाई में एग्जाम दिया और उसे क्वालिफाई भी किया। तो सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके कैलिबर के ऊपर कि आप कितना डेडिकेशन से काम करते हैं। अभी उन्होंने लास्ट के 3 मंथ्स में 3 महीने की नींद ली सिर्फ, और उसे बीच में हल्के हल्के नैप्स लेके उसको मेंटेन करा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आपके पास ट्रिकी चीज होती है, अपने अकॉर्डिंगली करना चाहिए। मैं हर एक को एडवाइस नहीं करूंगी, अगर आप कंफर्टेबल है तो आप उसको कर सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि इसने किया तो आपने भी फॉलो करना है। बट यस, है ना, पर आपके पास एक ही पॉइंट है कि हाँ, आपको किस तरह से मेहनत करनी है। आपको मेहनत दिखती है यहाँ से कि उन्होंने कितना एफर्ट डाला है कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। वो इस माइंडसेट से आपके पास काम कर रहे हैं, तब उन्होंने इस चीज को फॉलो करा है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ फिर हम बच्चों को क्या एडवाइस दे सकते हैं इस टाइम पे, एट दिस टाइम व्हाट द स्टूडेंट शुड डू? मैम, अभी जैसे 3 months बचे हुए हैं, तो अभी उनको स्टिक टू सिलेबस होना होगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और जैसे जनरल एग्रीकल्चर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो जनरल एग्रीकल्चर पोर्शन को अभी उनको देखना चाहिए। जैसे जो बच्चे बीएससी हॉर्टिकल्चर से हैं, उनका जनरल एग्रीकल्चर थोड़ा वीक होता है। वीक तो होता। वो उनको उनको अपना जनरल एग्रीकल्चर डेली एटलीस्ट 2 hours अभी वो अपने जनरल एग्रीकल्चर को दें। और डेली अभी भी 90 days हैं, तो अगर हम 1 1 2 2 क्रॉप भी एक दिन में उठाएंगे तो हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 1 to 2 क्रॉप्स अभी पर डे वो करते हैं स्टूडेंट्स, टॉपिक वाइज। एक क्रॉप जैसे मैंने कुछ भी ब्रिंजल उठा लिया, और एक फ्रूट का उठा लिया, मैंगो। और जैसे इस बार पाइनएप्पल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो पाइनएप्पल से। वहां से वो क्वेश्चन उठा, मतलब ऐसे पर्टिकुलर 1 to 2 टारगेट या स्मॉल टास्क करके करते चलेंगे, बस डेली करना है। तो इजिली उनका एग्जाम हो जाएगा, और डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है कभी भी। अगर एग्जाम फेयर जैसे आता है कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, तो ये फिर थोड़ा तो आता ही है कि मैंने हो नहीं पाया। जिसने अगर ऑनेस्टली प्रिपरेशन की है, तो उसके माइंड में थॉट ये आता है कि यार आएगा। नहीं हो पा रहा या याद नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे बस अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है कि हो जाएगा, मुझसे कर लूंगा मैं। बिल्कुल, उस टाइम पे आपने डरना नहीं है।
जो भी आपने तैयारी करी है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उन्हीं को आपने रिवाइज करना है। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपने पढ़ना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 3 टॉपिक्स हमारे पास मेनली इंपॉर्टेंट आते हैं, दैट इज फ्रूट साइंस, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर। मेजॉरिटी ऑफ द पेपर हमें इन्हीं 3 टॉपिक से देखने को मिलता है, उसके है ना। फिर उसके अलावा हमारे पास जनरल एग्रीकल्चर आता है, बाकी पोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एटलीस्ट ये तीनों पोर्शन आपके पास स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये तीनों आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको एग्जाम में भी कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा, आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत अलग होगा और आपको अपना रिजल्ट अपने सामने ही दिखेगा। एज आदर्श हैज सीन, आदर्श का रिजल्ट आपके सामने ही है एंड ही इज इन पीएयू एज वेल, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में, है ना। ये हमारे पास एमएससी वेजिटेबल साइंस कर रहे हैं, विच इज द बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। ठीक है, एनीथिंग एल्स आदर्श जो आप ऐड करना चाहेंगे फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर एनीथिंग एल्स? मैम ऐसा है, मैं जैसे छत्तीसगढ़ से, मुझे ऐसा हॉर्टिकल्चर में मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं हॉर्टि एक हमारी सेपरेट यूनिवर्सिटी भी हॉर्टिकल्चर की, तो मुझे लगता था कि मैं हॉर्टिकल्चर में शायद उन बच्चों के कंपेरेटिवली कम कर पाऊंगा। मैं अपने आप को सेल्फ डाउट में रखता था उस टाइम पे कि अच्छा, इससे वो मैं शायद नहीं कर पाऊँ। बट जब रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ मेरी अच्छी रैंक आई है, तो मुझे ओनली वन मैंने जेस का जेआरएफ लगा है। तो ये कॉन्फिडेंट बहुत, मतलब बहुत अच्छा है, ये लगा मुझे। तो अपने आप में कभी सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कंसिस्टेंट, एंड यू विल ऑलवेज रॉक इन योर एग्जाम। वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल, आपका रैंक अंडर 50 आया है और कैटेगरी में आप 17th रैंक आपने आया है एंड इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ ऑब्वियसली। और छत्तीसगढ़ से कहाँ आप पंजाब आए हैं, दैट इज वेरी नाइस। और पंजाब आपको अच्छा लग ही रहा है, वो तो पता चल ही रहा है देखने से, है ना। यस मैम। ठीक है, फिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी एमएससी के बाद जॉब करना चाहते हैं या फिर एआरएस करना चाहते हैं आप? मैम अभी जैसे मैंने बताया कि ऋषिका मैम से पढ़ता था रीजनिंग, तो अभी मैं उनके पुराने लेक्चर्स फिर से देख रहा था। तो मैम अभी रिसेंटली उन्होंने मैंने देखा कि पढ़ाना छोड़ दिया, तो उनके लास्ट हाँ, 2025 में कुछ 38-34 लेक्चर्स है, तो वो लेक्चर्स मैं अभी उनको फॉलो कर रहा हूँ। ऐसे मतलब फ्री टाइम था तो मैं उन लेक्चर्स के गो थ्रू कर रहा था। ऐसे अभी कुछ थोड़ा रिसर्च वर्क भी होता है, थोड़ा पेंडिंग हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा इसकी वजह से डे शेड्यूल फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो अभी सिर्फ मास्टर्स तो अभी जल्दी से हो जाए, और उसके साथ साथ लाइक एएसआरबी नेट वगैरह या आईबीपीएस एएफओ किसी एक एग्जाम के लिए तैयारी करूंगा आगे मैं। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, फिर थैंक यू सो मच आदर्श, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। आपसे मैं काफी अच्छे इंसाइट्स मिले जो स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होंगे, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे जो इस टाइम पे अपना रिवीजन का स्ट्रैटेजी या अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि वो स्ट्रेस आउट ना हो, वो अपना रिलैक्स होकर पढ़ाई करें। और आपको एग्जाम से पहले सोना भी है, अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, या आपको स्लीप बिफोर द एग्जाम। ट्राई टू काम योर माइंड, अपने माइंड को काम करें और रेस्ट करें ताकि आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाए इन द एग्जाम, है ना। यस मैम। चलो ठीक है, फिर थैंक यू सो मच एवरीवन एंड नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद आवर नेक्स्ट स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच आदर्श। थैंक यू मैम। थैंक यू एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट एज वेल फॉर द फ्यूचर एज वेल। फ्यूचर एंडेवर्स के लिए जो भी आप करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहें, आप एआरएस करना चाहें, तो उसके लिए भी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम एसीसी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। तो गाइज, ये था हमारा सेशन विद आदर्श जायसवाल, who is from Chhattisgarh and currently pursuing MSc Vegetable Science in Punjab Agriculture University, Ludhiana. Now, अब आपके पास ये स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से उन्होंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी और किस तरह से उन्होंने विद इन अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम एक अच्छा रैंक भी अचीव किया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी जेआरएफ प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा और आप डीमोटिवेट फील ना होगे, उल्टा आप मोटिवेट होंगे इनकी स्टोरी सुन के, इनकी बात को सुन के। एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर आदर्श फॉर गिविंग अस दिस टाइम, कि उन्होंने हमें टाइम दिया ताकि वो आप स्टूडेंट्स को भी गाइड कर सके और आपको इंस्पायर कर सके। तो थैंक यू सो मच एंड कीप फॉलोइंग एग्री कोचिंग चंडीगढ़ फॉर सच इंस्पायरिंग वीडियोस। थैंक यू।